हेलो बच्चों। आज हम MPSC 002 अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सिद्धांत एवं समस्याएं का चैप्टर 3 एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 3 का नाम है मार्क्सवादी तथा अन्य विप्लववादी उपागम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मार्क्सिस्ट एंड अदर रेडिकल अप्रोचेस। जो मार्क्सवादी विचारधारा उसके बारे में इसको मेन बातें हैं और अदर कुछ सिद्धांत हैं। जहाँ पर आपको उपागम दिखे समझो उसके सिद्धांत के बारे में, उसकी परिभाषा टाइप के बारे में आपको बताना है। सिद्धांत भी आ जाता है, उपागम आ जाता है। क्या है, पहले क्या है आता था, अब ज़्यादातर सिद्धांत आते हैं, उपागम आते हैं। थोड़ा लिखने का थोड़ा अंदाज चेंज हुआ है, पर लिखना वही है, उनकी परिभाषा टाइप का। तो इसमें मेन टॉपिक है जो हमारे चैप्टर के है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मार्क्सवादी उपागम। मार्क्सवाद क्या है, कार्ल मार्क्स की मार्क्सवादी विचारधारा पर प्रकाश डालिए। मार्क्सवाद उपागम के केंद्रीय बिंदु, केंद्रीय तत्व क्या है, और साम्राज्यवाद का सिद्धांत किसे कहते हैं, उपनिवेशवाद का सिद्धांत किसे कहते हैं, नव उपनिवेशवाद का सिद्धांत किसे कहते हैं, और प्रभुत्व वर्चस्व का सिद्धांत किसे कहते हैं। ये जो लास्ट के 5 से 8 हैं ये अन्य विप्लववादी उपागम है, यानी अदर रेडिकल अप्रोचेस, ये अदर है। और 4 पॉइंट्स हमारे मार्क्सवाद से रिलेटेड हैं, इनको समझ लेते हैं। मार्क्सवाद एक ये आसान टॉपिक है बिल्कुल। आप इसको मैं थोड़ा मोटा मोटा समझा देता हूँ, आप इसको समझ सकते हैं आसानी से, इसको याद भी रख सकते हैं, क्योंकि अमीर गरीब के उसमें ही है तकरीबन, ज़्यादा डीप नहीं है। थोड़ा अभी आपके लिए ये ठीक ही रहेगा। और ये मेरा फेवरेट भी है मार्क्सवाद। तो ये इसके विचारक थे जो मेन, जिन्होंने मार्क्सवाद की विचारधारा को शुरू किया था, वो कार्ल मार्क्स हैं। उन्हीं के नाम से ये मार्क्सवाद विचारधारा शुरू हुई है। और बहुत ही जो और अन्य विचारक हैं उन्होंने इसको समर्थन भी किया और बहुतों ने आलोचना भी की है इसकी, क्योंकि ये एक तरफा ही है, क्योंकि ये गरीबों के हित में ही बात करता है। ये पूंजीवादी को बिल्कुल ख़त्म, पूंजीपतियों को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है। वो उस व्यवस्था को मानता ही नहीं है, वे उसको एक वो बुनियादी मानता है, और वो एक उसको कहता है कि ये ताकत का गलत उपयोग है पूंजीपतियों के द्वारा। तो पहले पॉइंट देख लेते हैं हम, मार्क्सवाद का अंतर्राष्ट्रीय संबंध उपागम। तो उसमें मार्क्सवाद के अनुसार किसी भी युग में एक समाज व्यवस्था उसके उत्पादन प्रणाली पर आश्रित होती है, यानी एक मोड ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ पर किस तरह का सामान बनता है और किसके द्वारा बनाया जा रहा है और किसको कितना सपोर्ट मिल रहा है। समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, समाज हमेशा दो वर्गों में बटा रहता है, अमीर गरीब, शोषित और शोषण करने वाला, और पूंजीपति साम्यवादी। ये एक ही तरह के मोड़ हैं, अलग अलग तरह से बोला जाता है। फिर पूंजीवादी राजनीति की व्यवस्था वर्चस्व दिखाई पड़ती है। जिस जिस समय मार्क्सवाद विचारधारा आई थी उस समय पूंजीवादियों का वर्चस्व सबसे ज़्यादा था, उसका ही वर्चस्व दिखाई पड़ता था। अल्प विकसितों का, यानी गरीब लोगों का, मजदूरों का शोषण बहुत अधिक किया जा रहा था जिस टाइम ये मार्क्सवादी विचारधारा आई थी, और क्रांतियों की आवश्यकता थी। कार्ल मार्क्स इसी चीज़ पर जोर देते थे कि क्रांति होनी चाहिए, जब ही हम पूंजीवाद के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और अपनी बातों को मनवा सकते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। ये मोटा मोटा है, ये 5 पॉइंट हैं। आप अगर इनको विस्तार करके लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं, और लिखना ही पड़ेगा आपको विस्तार करके इनको। ये क्रांति की आवश्यकता का पॉइंट फैला के लिख सकते हैं। अल्प लोगों को शोषण होता है, मजदूरों का शोषण होता है, किस तरह से हो सकता है इसके, ये मेन पॉइंट है, थोड़ी लिखो। फिर उसके जो मिनी पॉइंट है वो लिख दो कि किस किस प्रकार से शोषण हो रहा है, यानी भत्ता नहीं दिया जा रहा, मजदूरों को ओवर टाइम कराया जा रहा है, और लीव नहीं दी जा रही है, कच्चा माल इतना इतना लेके आ रहे हैं कि टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा मजदूरों को पूरा करने का काम, उनको ओवर टाइम कराया जा रहा है, और जिससे मजदूर बीमार हो रहे हैं, उनकी परिस्थितियों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस चीज़ों से आप कि उनको एक रे ऑफ होप मिली थी जब कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवादी विचारधारा के लिए आवाज़ उठाई थी पूंजीपतियों के खिलाफ। फिर सेकंड है मार्क्सवाद क्या है। मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उसने मजदूर वर्ग का समर्थन किया और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ था। मार्क्सवाद मजदूर व साधनहीन गरीब लोगों के हित में उठाई गई एक आवाज़ है। वो सभी मजदूरों को एक साथ लाना चाहता था और उन पर हो रहे
शोषण को ख़त्म करना चाहता था, उन्हें एक ऐसी क्रांति का सुझाव देता है जिसमें पूंजीवाद का खत्म हो सके और साम्यवादी समाजवादी आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। ये मार्क्सवाद का एक निचोड़ है, परिभाषा टाइप का, सिंपल वर्डों में। फिर थर्ड पॉइंट है जो हमारा, ये है हमारा कार्ल मार्क्स मार्क्सवादी विचारधारा पर का वही सेम पॉइंट। वर्ग संघर्ष का खात्मा चाहता है, शोषण को ख़त्म करना चाहता है, मजदूरों को जागरूक करना चाहता है, उनको एक करना चाहता है, उनसे एक क्रांति करवाना चाहता है, पूंजीवाद को ख़त्म करना चाहता है, उसी क्रांति से ये पूंजीवाद को ख़त्म करना चाहता है और एक क्रांति की मांग कर रहा है। क्रांति होनी ही चाहिए जब भी पूंजीवाद का ख़त्म हो सकता है। ये हो गया। फिर है मार्क्सवाद के केंद्र तत्व। भौतिक व्यवस्था, वर्ग संरचना, आर्थिक परिस्थितियाँ, उत्पादन विनिमय और वितरण, वर्ग संघर्ष, शोषण के विरुद्ध मजदूरों को एकीकरण, समाजवादी राज्य की पहल। इसको देख लेते हैं एक बार हम केंद्रीय तत्व में। मार्क्स के अनुसार इतिहास में प्रत्येक युग में समाज के आर्थिक संबंध पूरी समाज व्यवस्था के निर्धारक रूप रहे हैं और राजनीतिक, सामाजिक व नैतिक और बौद्धिक संबंध आर्थिक संबंध की सिर्फ एक मात्र प्रतिछाया है, यानी उसकी सिर्फ छाया है। ये राजनीतिक, सामाजिक, मेन तो आर्थिक है क्योंकि इसी से ही खाना पीना होता है और लोग बागों कमाई करते हैं। आर्थिक संबंधों से अभिप्राय यह है कि समाज के सदस्य किन संबंधों से बंध कर जीवन निर्वाह के साधन जुटाते हैं और अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं ना। जीवन निर्वाह के साधन जुटाते हैं यानी अपने जीवन चलाने के लिए खाना पीना, रहन सहन की चीज़ें जुटाते हैं, वो सिर्फ आर्थिक ही है, उससे ही उनकी आवश्यकता पूरी होती है। इससे सारी आर्थिक गतिविधियाँ आ जाती हैं, जैसे उत्पादन, विनिमय और वितरण। उत्पादन यानी प्रोडक्शन, बनाने का, विनिमय यानी एक्सचेंज, चीज़ें एक्सचेंज करना, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, सामान का बांटना, एक चेन से दूसरी चेन में भेजना, उसी से सभी का कई लोगों का व्यापार मिलता है। अतः समाज के विकास की प्रक्रिया में वस्तुओं का उत्पादन, विनिमय और वितरण पति की भूमिका सबसे प्रधान होती है। इसमें अन्य तत्वों जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, संस्कृति, कानून और धर्म की भूमिका गौण होती है, क्योंकि इन सब से भी आर्थिक तत्वों का प्रभाव सबसे बढ़ चढ़कर होता है। तो इस प्रकार मार्क्सवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूंजीवादी, साम्राज्यवादी देशों और समाजवादी एवं तीसरी दुनिया के देशों के बीच संबंध का विश्लेषण करना चाहता है। साथ ही ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, शोषण के विरुद्ध मजदूरों को एकीकरण आदि धारणाओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन का पक्षधर है ना। ये इसके मेन पॉइंट है। उसके बाद साम्राज्यवाद का सिद्धांत। साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग पहले फ्रांस में हुआ था। 19वीं सदी के चौथे दशक में नेपोलियन के विस्तारवाद के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था और इसके बाद ब्रिटिश औपनिवेशवाद के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाने लगा। उदाहरण के लिए, जब एक राज्य जब किसी दूसरे राज्य के खिलाफ होता है तो औपचारिक प्रभुसत्ता का रूप ग्रहण कर लेता है या फिर आर्थिक तथा राजनीतिक आधिपत्य के किसी अन्य रूप का, लेकिन हर हालत में यह दो देशों के बीच आधिपत्य तथा अधीनता का संबंध व्यक्त करता है। इसका मोटा मोटा कहने का मतलब है कि नेपोलियन के विस्तारवाद, जब कोई एक शक्तिशाली राज्य किसी कमज़ोर राज्य पर अपना वर्चस्व करने लग जाए, अपना विस्तार करने लग जाए दूसरे राज्य पे, उसके ऊपर अपने नियम कानून थोपने लग जाए, तो वो साम्राज्यवाद करने की कोशिश कर रहा है। ये हर बारी दो देशों के बीच में होता है। कोई छोटे देश को अपने अधीन करने की कोशिश कर रहा है बड़ा देश, तो उसमें ये मोटा मोटा औपनिवेशवाद का भी है। जैसे ब्रिटिश राज्य ने हमारे ऊपर, इंडिया पर कब्जा किया था, इसी तरह से साम्राज्यवाद को भी माना जाता है। ये फिर आ गया औपनिवेशवाद। औपनिवेशवाद का अर्थ क्या है? औपनिवेशवाद का अर्थ है प्रगतिशील एवं शक्तिशाली राज्य, जो बड़े बड़े राज्य, वर्चस्व वाले राष्ट्र हैं, देश हैं, वे पिछड़े राष्ट्रों पर राष्ट्रों या उनके लोगों पर नियंत्रण या शासन करने की कोशिश करते हैं। यह औपनिवेशवाद है।
यह नियंत्रण या शासन प्रगतिशील राष्ट्र अपने स्वार्थ या हितों की वृद्धि के लिए करते हैं। यथा जैसे भारत पर अंग्रेज़ों ने अपना नियंत्रण इसलिए रखा कि भारत से कच्चा माल आयात करके यहाँ पर तैयार माल बेच जाए, और इस तरह से भारत की जो पूंजी है वो ब्रिटेन में खींची चली आए, तथा विदेशी हितों के ध्यान में रखकर भूमि या संपत्ति का स्वामित्व हरण भी किया जा सके। ये उपनिवेशवाद है। उसके बाद नव उपनिवेशवाद, प्रभुत्व संपन्न राज्यों पर साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा निरंतर आर्थिक व अप्रत्यक्ष नियंत्रण की व्यवस्था नव उपनिवेशवाद है। शक्तियों निरंतर प्रत्यक्ष निरंतर अर्थात राज्यों का वह राष्ट्र जो इसका शिकार है सैद्धांतिक रूप से होता है। साम्राज्यवाद के विरुद्ध लोगों की प्रतिक्रिया, यूरोपीय शक्ति की दुर्बल स्थिति, विकसित राज्यों के विकासशील राज्यों के साधनों पर नियंत्रण की आवश्यकता तथा नए राष्ट्रों के विकसित राज्यों पर निर्भरता, तथा शीत युद्ध की शक्ति राजनीति का प्रभाव औपनिवेशवाद को नव उपनिवेशवाद की रूपांतरित करने के लिए जिम्मेदार कर रहे हैं। जब एक राज्य दूसरे राज्य पर निर्भर होने लग जाए, उसकी चीज़ों पर, उसके कल्चर पर, उसके खान पान पर, तो उस तरह की औपनिवेशवाद को नव उपनिवेशवाद कर कहने लगते हैं। ये हो गया इसका। उपनिवेशवाद में तो वो उस पर अपनी थोप रहा है, और नव उपनिवेशवाद में धीरे धीरे दूसरा देश उसको अपना रहा है। ये हो गया। ऐसे ही प्रभुत्व वर्चस्व का मतलब है वर्तमान समय में विश्व राजनीति पर अमेरिका का वर्चस्व देखा जा रहा है। यानी अमेरिका के जो कल्चर है, उसकी पॉलिटिकल थॉट्स हैं, और उसके वेपन, उसकी संस्कृति को हर तरह से अपनाने की कोशिश कर रहा है राष्ट्र। जैसे इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज पूरे देश में फैल गई है, पूरे विश्व में फैल गई है। तो ये वर्चस्व उसका दर्शाता है। उसके खान पान, बर्गर, मैकडोनल्ड, ग्लोबलाइजेशन इतनी फैल गई है। नहीं, मुक्त व्यापार जब से शुरू हुआ है तो पूरे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व साफ साफ दिखाई देता है। ये वर्चस्व सिद्धांत सबसे पहले, ये जो वर्ड है उसके जन्मदाता को हम एक इटली के मार्क्सवादी विचारक थे जो एंटोनियो ग्राम्सी हैं, उनको माना जाता है। और ये चैप्टर 3 यहीं पर ख़त्म होता है। इसके मोटे मोटे 8 पॉइंट थे, ये मैंने बता दिए आपको। ज़्यादा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको समझने में भी मुश्किल होगी। अब इतना काफ़ी आपको इसका, आपको मोटा मोटा इसके टॉपिक पता चल गए कि मार्क्सवाद किसके बारे में बात कर रहा है, साम्राज्यवाद क्या है, औपनिवेशवाद क्या है, प्रभुत्व क्या है, नवोपनिवेशवाद क्या है। इनके मोटा मोटा पता चल गया। अब आपको अपनी बौद्धिक यानी अपना दिमाग लगाकर ही इसको विस्तारित करना है। यानी आपको एक बार कोई भी पॉइंट समझ आ जाए, मेरा भी यही मोटिव होता था, कोई भी पॉइंट समझ आ जाए किस चीज़ में बात कर रही है, वर्ड का मतलब क्या है औपनिवेशवाद का, उसके बारे में। तो एक बार तो ये जो मोटा मोटा मैंने बताया शुरू में ये लिखो आंसर शीट में आप, फिर उसके बाद और लिखो और लिखो कुछ भी, इंडिया में क्या चल रहे हैं इससे रिलेटेड, पहले क्या चला था इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से। ये जो 4 लाइन में जो बताया गया कि वर्तमान समय में वर्चस्व है, किस देश का वर्चस्व था, यानी उसका वर्चस्व था उस समय उसका वर्चस्व था उस शक्ति के कारण। विश्व युद्ध के बाद ज़्यादातर तो शुरू से ही अमेरिका का ही वर्चस्व दिखाई दिया है। तो ये तो वर्चस्व का मतलब यह है कि अगर एक देश, एक राष्ट्र जो भी है, उसकी वर्चस्व उसको मानने लग जाए सारे देश, और उसको सबसे शक्तिशाली दिखे वो ऊपर हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में, मेडिकल में, राजनीति में, स्वास्थ्य में, पर जितना आप ये देखेंगे उतना फिर उनका हम नेगेटिव पॉइंट छिप जाता है उनका। वे जितने वर्चस्व तो हैं, पर सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन यानी प्रदूषण वाला ग्लोबलाइजेशन उसको बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग उन्हीं की तरफ से सबसे ज़्यादा होती है।
और वे अब हम कहते हैं गरीब देशों के और विकासशील देशों को कि हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी होगी, हमें थोड़ा विकास कम करना होगा। खुद तो उनका विकास हो गया, तो इंडिया वाले अब उस जो ट्रीटी है एक क्योटो प्रोटोकॉल, उसमें साइन करने से मना करती थी कि अब हम विकसित होने जा रहे हैं, हम उन गैसों का प्रयोग कर रहे हैं, अभी तुमने तो इतनी गैस प्रयोग कर ली, अब तुम साइन करने को तैयार हो गए, तुम विकसित हो गए, तो अब देशों को मना कर रहे हो। ऐसे थोड़ा, तो कुछ देशों का इस पे वो है, आपत्ति है, तो साइन करने से मना करते हैं। ये चैप्टर 3 यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलो चैप्टर 4 है, लेके आएंगे जल्दी। आपका एग्ज़ाम दिसंबर की शायद 3 या 4 तारीख को है, MPSC 2 का। MPS 1 के 10 चैप्टर मैंने इस पे पहले डाले हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। वो आपका 2-3 तारीख का है, 1-2 तारीख का पेपर। तो बेस्ट ऑफ लक। 10 दिन रह गए हैं आज। 10 दिन भी क्या, आज तो 23 तारीख है। 7 दिन रह गए हैं, 7-8 दिन। अब तैयारी कीजिए, इनको पढ़िए। टाइम कम रहने के लिए ही ये मेन पॉइंट मैं छोटे करके लिखता हूँ बिल्कुल, और बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करता हूँ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आपको उनका मतलब समझ आ जाए। बस एक मतलब समझ आ जाएगा उन वर्ड का, तो मैं मानता हूँ कि आप उसको फिर बना के लिख सकते हो। आपको अगर मतलब ही नहीं पता होगा उसका, जैसे उपागम है, उपागम पूछ लेते को, उपागम क्या लिखूँ भाई, तो उपागम वही चीज़ है, परिभाषा, सिद्धांत। अब मान लो आपका 20 नंबर का पेपर है, क्वेश्चन है, और उसमें आपको 4 सीट भरने हैं। इस पॉइंट से तो नहीं होगा, एक पॉइंट लिखा, ये पॉइंट लिखा, इतना सा प्रभुत्व के बारे में बताइए, तो उसमें फिर आपको अमेरिका के बारे में लिखना है सब कुछ। शीत युद्ध के बाद हुआ वर्चस्व अमेरिका का स्थापित हुआ, 12वीं में अपने 12th में भी सब कुछ पढ़ा है इनके बारे में, तो आपको वेरी पता चल जाता है। तो आप लिखने के लिए आप क्या अपने आप ही निकलने लगती हैं ये बातें, आपको उनके बारे में मेन मेन पॉइंट पता चल जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।